चलो आज हम लोग जो रिवीजन लेने वाले हैं वो है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। ठीक है, इसमें सब में पहले जो साइंटिस्ट का पेज जो है यहां पर आपको हर्बर्ट बॉयर के बारे में बताया गया है। निकालो, एनसीईआरटी निकालना लगेगा आपको। हर्बर्ट बॉयर के बारे में बताया गया है। अब यहां पर जो हर्बर्ट बॉयर जो है ना, इनके बारे में जो इंपॉर्टेंट बात आपको ये पता होनी चाहिए इसके बारे में कि यहां पे देखो कोहेन के बारे में लिखा हुआ है। देखो, कोहेन हैड डेवलप्ड अ मेथड ऑफ रिमूविंग दिस प्लाज्मिड फ्रॉम द सेल एंड देन रीइंसर्टिंग देम इन अदर सेल। इसको अंडरलाइन करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोहेन हैड डेवलप्ड a method of removing these plasmid from the cell and then reinserting them other cell। मतलब जो हर्बर्ट बॉयर और स्टैनले कोहेन थे, इनमें से जो कोहेन थे वो एक्सपर्ट थे प्लाज्मिड को निकालने में और फिर प्लाज्मिड को सेल में एंटर कराने में। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, प्लाज्मिड को सेल बैक्टीरियल सेल से निकालना और इंसर्ट करना। लेकिन हर्बर्ट बॉयर जो थे वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस में एक्सपर्ट थे। मतलब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की मदद लेकर बैक्टीरिया को कट करना, फिर बैक्टीरिया में मतलब वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के रिलेटेड जो अच्छे से काम करने वाले वो हर्बर्ट बॉयर थे। ये वाली बात याद रह जाएगी। उसके बाद यहां पर देखो प्लाज्मिड के बारे में एक लिखा हुआ है कि स्मॉल रिंगलेट ऑफ डीएनए कॉल्ड प्लाज्मिड। इस पे भी क्वेश्चन आएगा आपको। क्या आएगा? स्मॉल रिंगलेट ऑफ डीएनए कॉल्ड प्लाज्मिड। देखो यहां पर आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि जब भी कभी हम लोग प्लाज्मिड की डेफिनेशन बोलते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं कि प्लाज्मिड एक स्मॉल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडिंग सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए है। ये हमको डेफिनेशन ऑलरेडी पता है। लेकिन यहां पर देखो किस बारे में बोल रहा है कि अगर ये वाली इसके रिलेटेड अगर क्वेश्चन आया तो भी आंसर आना चाहिए आपको कि स्मॉल रिंगलेट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड। अगर अंडरलाइन नहीं किया तो वहां पे भी अंडरलाइन आप कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे आ जाएंगे अभी हम लोग। देखो इंट्रोडक्शन की जब बात करेंगे हम लोग तो यहां पर बहुत सारी बातें आपकी एनसीईआरटी ने की है इंट्रोडक्शन में। देखो अब देखो बायोटेक्नोलॉजी जो है, यहां पर बायो का मतलब लिविंग है। लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ में हमको टेक्नोलॉजी को जोड़ना है ताकि वो ह्यूमन के फायदे के लिए हम लोग उसको यूज कर सके। तो देखो यहां पर एनसीईआरटी क्या बोल रहा है, टेक्निक यूज करना है हमको। यूजिंग किसको यूजिंग लेंगे हम लोग? लाइव ऑर्गेनिज्म लेंगे या तो एंजाइम लेंगे। ठीक है, टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट एंड प्रोसेस किसके लिए? यूजफुल, ह्यूमन के यूजफुलनेस के लिए। ह्यूमन के यूजफुलनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहां पे। इसका मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पहले से भी यूज किया जा रहा था। ह्यूमन पहले से भी यूज कर रहे थे, लेकिन उनको हम लोग ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। तो अब आपकी एनसीईआरटी कुछ ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी के एग्जांपल दे रही है यहां पे। न्यू बायोटेक्नोलॉजी जो है वो 1970 के बाद की है, और जो पुरानी जो बायोटेक्नोलॉजी है वो क्या है, जिसको हम लोग ट्रेडिशनल या ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। तो उसमें देखो एनसीईआरटी क्या बोल रहा है कि जब हम लोग इन दिस सेंस मेकिंग कर्ड, दही को बनाना, दही जो बनाना है वो भी आपने माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में पढ़ा। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में अब जो नई एनसीईआरटी है उसमें पेज नंबर 151 पे माइक्रोब्स यूज इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट लिखा हुआ है। देखो उसमें आपको लैब के बारे में दिया है। तो जो मिल्क का कन्वर्जन हम लोग क्या में कर रहे हैं? कर्ड में कर रहे हैं। क्या में कर रहे हैं? कर्ड दही में। तो उसके लिए जो बैक्टीरिया यूज करते हैं हम लोग, उस बैक्टीरिया को क्या बोलेंगे अब हम लोग? लैक्टोबैसिलाई या लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। और उस बैक्टीरिया का एग्जैक्ट नाम है लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। और दूध के बारे में आपको 2-3 बातें पता होनी चाहिए। मिल्क के बारे में, मिल्क आया इसलिए बता रहा हूं आपको। पहली बात यह पता होनी चाहिए कि मिल्क शुगर को लैक्टोज बोलेंगे। मिल्क के अंदर जो प्रोटीन है उसका नाम केसिन है। और तीसरी बात, मिल्क जो है ना ये सोर्स है कैल्शियम का। आपको अगर कैल्शियम चाहिए होंगे तो मिल्क या मिल्क के प्रोडक्ट लेना लगेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब देखो आगे एनसीईआरटी अब क्या बोल रहा है कि ये तो समझ में आ गया, लेकिन न्यू बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं। तो अब आपके एनसीईआरटी क्या बोल रही है कि रेस्ट्रिक्टेड सेंस टुडे रेफर टू सच ऑफ दोज प्रोसेसेस व्हिच यूज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जीएमओ जिसको बोल रहा है।
जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म टू अचीव द सेम ऑन द, समझ गए? हाँ, लेकिन इसके आगे वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपको एग्जाम के लिए। देखो एनसीईआरटी क्या बोल रहा है, फर्दर मेनी अदर प्रोसेसेस ऑब्लिक टेक्निक आर ऑल्सो इंक्लूडेड अंडर, ये इस पे क्वेश्चन आएगा अब। तो देखो फॉर एग्जांपल इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आईवीएफ लीडिंग टू अ बेबी, सिंथेसाइजिंग अ जीन एंड यूजिंग इट, जीन को सिंथेसाइज करना और उसको यूज करना। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, डेवलपिंग डीएनए वैक्सीन, डीएनए वैक्सीन बनाना और करेक्टिंग अ डिफेक्टिव जीन। कितने पॉइंट हो गए देखो अब यहां पे, पहला तो ये हो गया, सेकंड क्या हो रहा है, सिंथेसाइजिंग जीन एंड यूजिंग, और तीसरा क्या है देखो, और चौथा क्या है, करेक्टिंग। ये 4 पॉइंट पे क्वेश्चन आएगा। बच्चा ये इंट्रोडक्शन में ये बातों को भूल जाता है। कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है देखो अभी ये, कि भाई बायोटेक्नोलॉजी जो है ये अदर प्रोसेसेस टेक्निक भी इंक्लूड है इसमें। उसमें कौन कौन आएगा, तो आईवीएफ वाली टेक्निक भी आएगी, जीन को बनाना, उसको यूज करना, सिंथेसाइज करना। फिर तीसरा क्या बोला, डीएनए वैक्सीन बनाना, और चौथा क्या है, जीन को करेक्ट करना। ये भी बातें इसमें आएंगी, बायोटेक्नोलॉजी में आएंगी। परफेक्ट समझ में आ रहा है क्या? देखो अब आगे के पैराग्राफ में एनसीईआरटी बोल रहा है कि बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन दी है ईएफबी ने, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। देखो क्या नाम बोल रहे हो, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ, इन्होंने एक डेफिनेशन दी है। अब डेफिनेशन अगले पैराग्राफ में लिखी है। देखो एनसीईआरटी क्या बोल रहा है, द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंसेस, देखो इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंसेस बोल तो ये ओल्ड या ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी की बात कर रहा है, ओल्ड या ट्रेडिशनल। तो आपने पुराने वाले ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करना है, मतलब मिक्स करना है, मिलाना है। किसके साथ में भाई, ऑर्गेनिज्म के साथ में, या तो उसके सेल के साथ में, या तो उसके पार्ट के साथ में। तो आपके को यहां पे दिया पार्ट्स देयर ऑफ, उसके बजाय देयर पार्ट भी लिख सकते हैं हम लोग सिंपली, या तो उसका मॉलिक्यूलर एनालॉग। किसके लिए भाई, फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के लिए। परफेक्ट समझ में आ रहा है कि देखो अभी आपको, अब देखो यहां पे मैं समझा रहा हूं गौर से समझ। देखो अभी सिंपल सा, आप लोग को कंसीडर करो कि हम लोग क्या बोल रहे हैं कि पुराना नेचुरल साइंस है, उसको साथ उसको इंटीग्रेट करना है। तो अब क्या बोल रहे हैं हम लोग, ऑर्गेनिज्म लो। कंसीडर करो मैंने कोई जीन लिया और वो प्लांट में इंट्रोड्यूस कर रहा हूं मैं, तो प्लांट कौन हो गया, ऑर्गेनिज्म, ठीक है। या तो प्लांट का कोई सेल ले लो, उसका सेल लो, या तो कंसीडर करो बैक्टीरिया लिया मैंने। अब बैक्टीरिया क्या है, एक सेल है, एक ऑर्गेनिज्म है ना, ऑर्गेनिज्म भी है और एक सेल भी है, क्योंकि सिंगल सेल है वो। या तो उसका पार्ट लो, मतलब समझ में आ रहा है कि ना आपको, कोई भी पार्ट लो, जैसा कि कोई प्लाज्मिड लो या कोई अदर पार्ट लो, या तो उसका मॉलिक्यूलर एनालॉग लो, मतलब लैब में सिंथेसाइज किया हुआ कोई प्लाज्मिड लो, PBr 322 या PUC 1819 लो। किसके लिए लो भाई, प्रोडक्ट बनाने के लिए और सर्विसेज के लिए। इसको बोलते हैं ईएफबी ने दी हुई बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन। तो समझ में आ गया आपको? तो बोलेंगे मेरे पीछे अभी आप लोग, हाँ बोलो, द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंसेस या नेचुरल साइंस एंड, अब किसके साथ मिक्स करना है, हाँ पहला बोलो, ऑर्गेनिज्म, सेल, देयर पार्ट या पार्ट देयर ऑफ, और चौथा मॉलिक्यूलर एनालॉग। किस लिए करना है, बस ये ईएफबी की डेफिनेशन। ये बात समझ में आई आपको? नेक्स्ट, अब यहां पे देखो अगला जो पॉइंट है, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको समझाना है मुझे, वो क्या है सुन लो। अभी देखो यहां पे आपको ये बात समझाना है मुझे कि अगला अब स्टार्ट हो गया चैप्टर, अब इंट्रोडक्शन खत्म हो गया, अब चैप्टर स्टार्ट हो गया, प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब देखो पहले लाइन पे बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, अब आपने इस पे गौर नहीं किया होगा, गौर से सुनो। एनसीईआरटी क्या लिख रहा है, अमंग मेनी द टू कोर टेक्निक, बहुत सारे हैं लेकिन उनमें से दो इस्टैब्लिश दैट इनेबल बर्थ टू मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। तो फिर इतना लाइन पे क्यों एम्फसाइज कर रहे हैं? क्योंकि अगर एग्जामिनर ने लिख दिया ओनली टू कोर टेक्निक तो रॉन्ग हो जाएगा, वो नहीं समझ रहा है शायद आपको। ओनली टू अगर लिख दिया तो अमंग मेनी, बहुत सारे हैं उनमें से दो जिनके वजह से बर्थ हुआ किसका,
हाँ, इस पे क्वेश्चन आएगा अब आपको। कितनी फाइन बातें समझना लगेगा अभी आपको। देखो, अमंग मेनी, बहुत सारों में से दो, क्या है सर? पहले जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरा बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या करते हैं सर? हम लोग अल्टर करेंगे। क्या अल्टर करेंगे सर? केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल, डीएनए एंड आरएनए। देखो ना, आपको इंटीग्रेट करना लगेगा, प्लाज्मिड के साथ इंसर्ट करो, वेक्टर के साथ कोई अपना डिजायर्ड जीन डालो, चेंज करो, टू इंट्रोड्यूस दिस इनटू। अब जो रिकॉम्बिनेंट जो डीएनए बना हमारा, या तो मॉडिफाइड किया हुआ जो डीएनए, उसको किस में डालना लगेगा? होस्ट, एंड दस चेंज द फिनोटाइप ऑफ द, और उसके वजह से होस्ट ऑर्गेनिज्म का फिनोटाइप क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। सिंपल सी बात। सर, अगर मैंने प्लाज्मिड में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन डाला, क्या डाला? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। किस में डाला? प्लाज्मिड में। और वो प्लाज्मिड मैंने होस्ट में डाला, तो बताओ वो बैक्टीरिया किसके लिए रेजिस्ट हो गया? एंटीबायोटिक के लिए। इसका मतलब क्या हो गया सर? इसका मतलब यह है कि वो नया फिनोटाइप उसमें ऐड हो गया। क्या ऐड हो गया? नया फिनोटाइप ऐड हो गया। ठीक है। अब दूसरा, सर हम लोगों ने प्लाज्मिड को अंदर डाला, प्लाज्मिड को डालने के बाद हमको अब लग रहा है कि हमको अब डिजायर्ड प्रोडक्ट मिलेगा, लेकिन उसके आगे की प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कौन सी है? क्योंकि जो होस्ट के अंदर हम लोगों ने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डाला, उसी होस्ट को ग्रो करवाना लगेगा। वही होस्ट ग्रो होना चाहिए, तो उसको कल्चर मीडियम के अंदर रखना लगेगा, लेकिन उस कल्चर मीडियम में कोई दूसरा बैक्टीरिया अंदर आना नहीं चाहिए। तो आपको कल्चर मीडियम को क्या करना है? स्टराइल करना है। ये सब चीजें जो हैं वो बायो प्रोसेसिंग में आएंगी, और उसके साथ में कुछ एडिशनल बातें आएंगी। अब देखो, मेंटेनेंस ऑफ स्टराइल माइक्रोबियल कॉन्टेमिनेशन फ्री एम्बियंस, बोले तो एनवायरमेंट। हमको कॉन्टेमिनेशन फ्री एनवायरमेंट रखना है, बनाना लगेगा। ठीक है। इन केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस टू इनेबल ग्रोथ ऑफ ओनली द डिजायर्ड माइक्रोब और यूकैरियोटिक सेल इन अ लार्ज क्वांटिटी फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट्स लाइक एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन और एंजाइम। समझ गए? तो ये सब किस में आएगा? बायो प्रोसेसिंग में आएगा, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? किस में आएगा वो? बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। तो कौन से दो कोर टेक्निक है जिनसे मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी इवॉल्व हुआ है? बोल रहे हैं हम लोग, इन्हें बर्थ हुआ है। लेकिन वो सिर्फ ओनली 2 है क्या? बहुत सारों में से 2 कोर टेक्निक्स हैं। ये बात अच्छे समझ में आई? राइट। अब आगे जो एनसीईआरटी ने यहां पे जो एक्सप्लेन किया है, वो थोड़ा सा अभी ट्रेडिशनल के व्यू से थोड़ी सी बातें की है यहां पे। आप एनसीईआरटी जैसा एग्जांपल के तौर पे कंसीडर करो कि कोई भी अगर आपको डिजायर्ड चीज चाहिए, डिजायर्ड जीन चाहिए, तो हम लोग पुरानी जो टेक्निक थी उसमें हम लोग क्या करते थे? कन्वेंशनल ब्रीडिंग करते थे, जिसको हम लोग ट्रेडिशनल ब्रीडिंग बोलेंगे। मतलब क्या करते थे? सुपेरियर क्वालिटी वाले जो वैरायटीज हैं उसको दूसरे सुपेरियर क्वालिटी वाले वैरायटीज के साथ क्रॉस करते थे, तो उससे कोई नया जो आएगा तो उसमें कोई और अच्छे कैरेक्टर होंगे। और याद रखो, नई आने वाली प्रोजेनी में अगर पेरेंट से अच्छे कैरेक्टर हैं तो हम उसको हाइब्रिड विगर बोलते। क्या बोलते उसको? हाइब्रिड विगर। ये हम लोग बनाना चाह रहे हैं। लेकिन उसके साथ में आप कंसीडर करो, पोलन ग्रेन आकर गिरा, हम लोगों ने पोलन ग्रेन लाकर डाला भी आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में, तो हम लोगों ने पूरा का पूरा जीनोम लाकर डाला ना। तो जीनोम में कुछ यूजफुल भी जीन होंगे, कुछ बिना कुछ काम के नहीं भी होंगे, तो वो सब मिक्स हो जाएंगे। राइट? हाँ। लेकिन अब आके एनसीईआरटी क्या बोल रही है कि जब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो वहां पर जो पेरेंट का जीनोम होगा वही जीनोम किसका होगा? प्रोजेक्ट, मतलब नए वाले ऑफस्प्रिंग का भी होगा। हाँ, लेकिन उसमें वेरिएशन नहीं आएंगे। देखो एनसीईआरटी क्या बोल रहा है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रिजर्व द जेनेटिक इंफॉर्मेशन व्हाइल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परमिट्स। याद रखो इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, याद रह जाएगा ये। बोलो, देखो, ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसीजर यूज इन प्लांट एंड एनिमल ब्रीडिंग वेरी ऑफन लीड टू इंक्लूजन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ अनडिजायरेबल जीन। डिजायरेबल तो आएंगे ही, उसके साथ में अनडिजायरेबल अलॉन्ग विद द टेक्निक ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग विच इंक्लूड creation of recombinant DNA, use of gene cloning and overcome this limitation and allows us isolate and into only
वन और सेट ऑफ, मतलब हम लोग जो चाह रहे हैं वही जीन अंदर आएगा, बस खत्म। समझ रहे हो सर? बैक्टीरिया के अंदर क्राई जीन है। क्या है? हम चाह रहे हैं कि सिर्फ वो क्राई प्रोटीन बनाने वाला ही जीन प्लांट में आना चाहिए, तो हमने क्या किया, वही जीन को उठाकर उसमें डाल दिया। देखो, डिजायरेबल, जो चाहिए वही। समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? जो चाहिए वही, उसको बोल रहे हैं हम लोग। अब परफेक्ट समझ में आया भी आपको यहां पे? तो यहां पे अब आगे एनसीईआरटी ने अब मतलब स्पेसिफिकली अगर बात करेंगे तो थोड़ा सा पढ़ लेंगे हम लोग। डू यू नो द लाइकली फेट ऑफ द पीस ऑफ डीएनए विच इज समहाउ ट्रांसफर्ड इनटू द an alien organism? Most likely this piece of DNA would not be able to multiply itself in the progeny of cell of the organism, but when gets integrated into the genome of the recipient it may multiply and inherited along with the host cell. अब इसका मैंने ऑलरेडी बहुत बार आपको अच्छे से समझाया हुआ है, सुन लो। अभी सिंपल सी बात क्या बोल रहे हैं, देखो, ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है? इस बैक्टीरिया में मुझे मेरा डिजायर्ड जीन इंसर्ट करना है। तो अब हम लोग ये बोल रहे हैं कि अगर मैंने डायरेक्ट मेरा डिजायर्ड जीन इसमें डाल दिया तो बचाओ कि मुझे जो मेरा डिजायर्ड जीन मैंने डाल दिया वो डिजायर्ड जीन जाकर खुद से उसके नेटिव डीएनए से जाकर अटैच हो जाएगा। इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है? बहुत कम। इसीलिए हम क्या चाह रहे हैं कि हमारा जो डिजायर्ड जीन है ना, डायरेक्ट इंसर्ट करने के बजाय हम लोग किसी वेक्टर के साथ में उसको क्या करेंगे, मिक्स करेंगे और फिर उसमें डालेंगे। सब में पहले ये बात समझो। क्यों? क्योंकि जो हमारा डिजायर्ड जीन है, जो भी डिजायर्ड जीन हम लोग इंट्रोड्यूस करने वाले होस्ट सेल के अंदर, उसके अंदर ओआरआई साइट होनी चाहिए, लेकिन उसके पास ओआरआई साइट नहीं होगी तो कैसे चलेगा? इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर के साथ मिक्स करके डालेंगे। किसके साथ मिक्स करके डालेंगे? वेक्टर के साथ मिक्स करके डालेंगे। ये बात परफेक्ट समझ में आ रही है क्या? देखो अभी आपको, इसीलिए हमको अब वेक्टर चूज करना है, क्योंकि वेक्टर के पास क्या होगा? हाँ, मतलब उसके पास खुद से मल्टीप्लाई करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? और अगर किसी को पास रिप्लिकेशन करने की कैपेसिटी है, उसका मतलब उसके पास क्या होगा? ओआरआई साइट होगी। क्या होगी उसके पास? परफेक्ट समझ में आ रहा है क्या? देखो अभी आपको क्लियर है? क्या होनी चाहिए उसके पास? ओआरआई साइट होनी चाहिए। अब ये इसके लिए अब आगे जो है ना, एनसीईआरटी ने हर्बर्ट बॉयर और स्टैनले कोहेन के बारे में उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया है वो समझाया। ठीक है, अब थोड़ा सा देख लो इधर, यहाँ पे क्या क्या पॉइंट पे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे ईयर भी याद रखना लगेगा अब आपको। ठीक है, 1972 कब की बात है ये? 1972। इस एक्सपेरिमेंट को मैंने बहुत अच्छे से समझाया था आपको। ठीक है, फिर से एक बार बता रहा हूं मैं, गौर से सुन लो। अभी देखो, मैंने ये बोला था आपको कि हर्बर्ट बॉयर और स्टैनले कोहेन ने एक प्लाज्मिड को, मतलब प्लाज्मिड से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को बाहर निकाला। किसको बाहर निकाला? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को बाहर निकाला। ठीक है, देखो देखो मैं क्या बोल रहा हूं, इधर सब बच्चे इधर देखेंगे अच्छे से। देखो क्या बोल रहा हूं मैंने, ये बोला अभी आपको कि यहां पर मैंने क्या किया कि एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन हर्बर्ट बॉयर और स्टैनले कोहेन ने बाहर निकाला। ठीक है, कहां से निकाला, किस बैक्टीरिया से निकाला, ये हमको जानना नहीं है और एनसीईआरटी में भी नहीं दिया है। लेकिन उन्होंने जो दूसरा बैक्टीरिया यूज किया वो है साल्मोनेला, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, टाइफीम्यूरियम। याद रखो कि ये टाइफी नहीं है, साल्मोनेला टाइफी नहीं है ये। अगर साल्मोनेला टाइफी लिखा तो रॉन्ग हो जाएगा वो। साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम है। ठीक है, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम के पास प्लाज्मिड है, उस प्लाज्मिड को बाहर निकाला उसने। किसको बाहर निकाला? कौन से वाले प्लाज्मिड को बाहर निकाला? और साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम से निकाला हुआ जो प्लाज्मिड है, उस प्लाज्मिड में
उस प्लाज्मिड में ये जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, इसका कलर चेंज करता हूं मैं, ये जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है ये इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। और ये जो पहली बार ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना, क्या बना? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या बना बोलो? ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना, गौर से सुनो अभी, ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना, इसी रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम लोग काइमेरिक डीएनए भी बोलते। क्या बोलते हैं इसको? काइमेरिक डीएनए। क्या बोलते हैं इसको? काइमेरिक डीएनए। और ये जो प्लाज्मिड है, गौर से सुनो अभी, ये जो प्लाज्मिड है, इस प्लाज्मिड को इंट्रोड्यूस कराया ई कोलाई बैक्टीरिया में। किसमें डाला अब इसको? ई कोलाई बैक्टीरिया में डाला। ये उसका नेटिव डीएनए और ये वो प्लाज्मिड, जिस प्लाज्मिड में हमारा डिजायर्ड जीन अंदर है, मतलब ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है। और फिर इस ई कोलाई बैक्टीरिया के ऊपर एंटीबायोटिक छिड़क कर देखा तो ये वाला बैक्टीरिया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो गया, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो गया। आप समझ गए अच्छे से? क्या हो गया? ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो गया। परफेक्ट समझ में आया क्या? देखो अभी ये पहला सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट है। अब गौर से सुनो, यहां पर ये करने वाले हर्बर्ट बॉयर और स्टैनले कोहेन है। तो स्टैनले कोहेन जो है वो एक्सपर्ट था प्लाज्मिड को बाहर निकालना और प्लाज्मिड को इंट्रोड्यूस करना, समझ गए? और ये जो प्लाज्मिड है इसमें रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को कट करना, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से प्लाज्मिड को कट करना और प्लाज्मिड में वो वाला डीएनए ऐड होना, इसके लिए हर्बर्ट बॉयर एक्सपर्ट थे। इसलिए आपके एनसीईआरटी कोहेन के बारे में वो वाली बात लिख रही है। ये वाली बात समझ में अच्छे से? ये एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब बच्चों को ये नहीं समझ में आता कि किससे निकाला और किसमें डाल रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन किस बैक्टीरिया से निकाला ये हमको नहीं पता और हमको इसको जानना भी नहीं है, ठीक है। लेकिन ये वाला जो बैक्टीरिया जिससे प्लाज्मिड निकाला था वो प्लाज्मिड कहां का है? ये याद रह जाएगा अच्छे से? हाँ चलो ठीक है, यहां तक अब आपको क्लियर हो गया। उसके आगे अब एनसीईआरटी ने यहीं पे अब बहुत सारी बातें समझाने की कोशिश की है, ठीक है। देखो अब इसी को है ना, हाँ ये वाली बात समझ में आई आपको? तो यहां तक पूरी बातें वही की है। देखो यहां तक जो पूरी बातें हैं वही की है। यहां पे द एबिलिटी ऑफ मल्टीप्लाई कॉपीज ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इन द ई कोलाई वाज कॉल्ड क्लोनिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इन ई कोलाई, मतलब जो ई कोलाई में ट्रांसफर किया। अब देखो यहां पे आप क्या हो रहा है, यू कैन हेंस infer that there are 3 basic steps in genetically modifying an organism. पहला स्टेप क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन। सेकंड क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू द होस्ट। और तीसरा क्या है? मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस्ड डीएनए इन द ट्रांसफर ऑफ द डीएनए टू इट्स प्रोजेनी। तो अब आपकी एनसीईआरटी अब यहां पर अगली जो हेडिंग लिख रहा है वो टूल्स लिख रहा है कि क्या क्या टूल्स हम लोग बायोटेक्नोलॉजी के लिए यूज करेंगे, ठीक है। तो सब में पहला जो टूल यूज करेंगे वो है एंजाइम। और आपके एनसीईआरटी यहां पर जिस एंजाइम का पहला जिक्र कर रही है वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है। कौन है वो? कौन है वो एंजाइम? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। कौन है बोलो वो? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को समझाने के लिए एनसीईआरटी कुछ बातें ये बता रही है कि 1963 में two enzyme responsible for restricting the growth of bacteriophage in E. coli, बोलते E का E मतलब Escherichia बोलते उसको, Escherichia coli were isolated. One of these added methyl group of DNA while the other cut DNA. The latter was called restriction. तो इसके लिए मैंने आपको पूरी कहानी के हिसाब में समझाया था, याद आ रहा है क्या? देखो कि हमारे पास जो डीएनए था उसको कट करने के लिए, मतलब स्पेसिफिकली वायरस वाला डीएनए कट करने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को बनाया गया था। इसीलिए किसकी ग्रोथ रेस्ट्रिक्ट हो गई थी? वायरस की, इसीलिए उसका नाम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है। थोड़ा सा सुन लो इसके बारे में, आपको और क्लियर हो जाएगा चीजें। देखो इधर सुन लो अभी। देखो डीएनए रहने दो या आरएनए रहने दो, उसको कट करने वाला जो एंजाइम होता है उस एंजाइम को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियेज। क्या बोलते हैं उसको? न्यूक्लियेज।
क्या बोलते हैं उसको? गौर से सुनो अभी, क्या बोलेंगे इसको? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस दो तरह के होते हैं। न्यूक्लियस दो तरह के होते हैं। एक को बोलते हैं हम लोग एक्सोन्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस, और एक को बोलते हैं एंडोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस। अब गौर से सुनो, कंसेप्ट समझो क्या बोल रहा हूं लोग। सब में पहली बात, न्यूक्लियस जो एंजाइम होता है वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक करता है। सर न्यूक्लियस एंजाइम किसको ब्रेक करता है? वो हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक नहीं करेगा। हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना, अलग अलग करना, वो हेलिकेज का काम है, याद करो। और ट्रांसक्रिप्शन में कौन करता है? आरएनए पॉलीमरेज खुद करेगा, वहां पे हेलिकेज नहीं आएगा, ठीक है ना। वो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक है। लेकिन ये जो बात चल रही है वो कौन सी है? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक करना है। तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक करने वाला कौन है? न्यूक्लियस। अब उसके ब्रेक करने के दो तरीके हैं। अगर ये डीएनए का स्टैंड है या आरएनए का स्टैंड है, गौर से सुनो अभी। अगर ये देखो, अब ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, तो ये एंड से न्यूक्लियोटाइड को निकालना, एंड वाले बॉन्ड को ब्रेक करना, वो काम एक्सोन्यूक्लियस का है। लेकिन अगर बीच में ही कहीं से कट करके अगर वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक करता है तो वो एंडोन्यूक्लियस है। समझ गए? तो हम लोग जो न्यूक्लियस यूज करने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, वो एंडोन्यूक्लियस है। क्या है वो? एक्सोन्यूक्लियस नहीं है। वो क्या है? वो एंडोन्यूक्लियस है, याद करो, राइट। अब ये जो एंडोन्यूक्लियस है ये कहीं बीच में से कट करेगा, ठीक है। हाँ, लेकिन सर बीच में से कट कर रहा है, ठीक है, लेकिन सर इसका नाम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्यों गिरा फिर? तो अब वो थोड़ा सा सुन लो अभी। देखो इधर देखो, सब बच्चे इधर देखेंगे। यहां पर हम बोल रहे हैं कि ये एक बैक्टीरिया है। कौन है ये? कौन है? बैक्टीरिया के ऊपर आकर वायरस ने अटैक किया। किसने अटैक किया? अब ये जो बैक्टीरिया का नेटिव डीएनए है और ये प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड ने एक एंजाइम बनाया। क्या बनाया? मतलब पहले ट्रांसक्रिप्शन किया, ट्रांसलेशन किया, प्रोटीन, मतलब वही एंजाइम है। और वो एंजाइम इसका जो डीएनए जैसे अंदर आया उसको कट कर दिया। अब कट करने के बाद वायरस जो है वो अपने आप को मल्टीप्लाई कर पा रहा है क्या? नहीं कर पा रहा है। तो जब उन्हें मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि उस वायरस की ग्रोथ क्या हो गई? रेस्ट्रिक्ट हो गई। क्या हो गई? तो अब वायरस की ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट करने वाला एंजाइम, इसलिए क्या नाम रखा उसका? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। क्या नाम रखा उसका? ये बात समझ में अच्छे से आपको? राइट। नेक्स्ट, लेकिन सर जब वो डीएनए को कट कर रहा है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वायरल डीएनए को कट कर रहा है, तो सर वैसी सेम डीएनए हमारा वो बैक्टीरिया का भी है ना सर। तो वो अगर बैक्टीरिया के डीएनए को कट कर दिया तो, इसीलिए प्लाज्मिड ने दूसरा एक एंजाइम बनाया। क्या बनाया उसने? दूसरा एक एंजाइम बनाया। और वो एंजाइम जो नेटिव डीएनए है उसके ऊपर मिथाइल ग्रुप अटैच कर रहा था। वो क्या ग्रुप अटैच कर रहा था? जिसके ऊपर मिथाइल ग्रुप अटैच है उसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट नहीं करता, कट नहीं करता है। इसका मतलब समझ में आया अभी आपको? इसका मतलब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है, रेस्ट्रिक्शन, वो सिर्फ वही डीएनए को कट करेगा जहां पे मिथाइल ग्रुप ऐड नहीं है। समझे या नहीं? तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आगे इवोल्यूशन में ऐसे हो सकता है कि वायरल डीएनए भी अपने ऊपर मिथाइल ग्रुप अटैच कर ले, क्योंकि इवॉल्व होना ये कंटिन्यूसली चल रहा है ना, तो ये भी चांसेस हो सकते हैं आगे, ठीक है। इसीलिए अब पता चला कौन से दो एंजाइम है, एंडोन्यूक्लियस, और दूसरा कौन सा एंजाइम है? बोलो, मिथाइलेज। मिथाइल ग्रुप अटैच करने वाले एंजाइम का नाम क्या है? मिथाइलेज। समझ में आया? तो दो एंजाइम कौन कौन से हो गए? मिथाइलेज। याद रह जाएगा ये अच्छे से। तो टू एंजाइम जो बोल रहा है वो उसकी बात चल रही है। तो देखो ना, अभी आपको ये समझ में आ गया यहां पे। अब यहां पे और एक फाइन बात बताने वाला हूं मैं आपको, सुन लो अभी। देखो अब क्या बोल रहे हैं हम लोग कि ये कब की बात चल रही है? 1963। कब की बात चल रही है? आप देखो, गौर से सुनो। देखो, द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, क्या नाम है उसका? whose functioning depend on the specific DNA nucleotide sequence was isolated and characterized 5 years later. बोलो तो कब? 1968।
नहीं समझा अभी आपको? कब? 1968। अब थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। सर आपने अभी तो हमको समझाया कि सर ऊपर 2 एंजाइम फाइंड आउट हुए। अरे बोलो ना। तो सर वो 1963 में जो मिला वो पहला है ना सर? समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, लेकिन ये क्या बोल रहा है? आइसोलेट किया हुआ। देखो, फर्स्ट whose functioning depend on the specific DNA nucleotide sequence was isolated। डिस्कवर अलग है, आइसोलेटेड अलग है। निकालना, बाहर निकालना, वो किससे निकाला? वो किस बैक्टीरिया से निकाला? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। डी उसका स्ट्रेन है, और सेकंड क्या है? वो डिस्कवर होने वाला जो है, कंसीडर करो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा में हिंड 1, हिंड 2, हिंड 3 ऐसे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डिस्कवर हुए। डिस्कवर बोल रहा हूं मैं, लेकिन उन डिस्कवर हो गए, नाम दे दिए, लेकिन उनमें से पहला जो बाहर निकाला वो हिंड 2 है। तो पहला निकालने वाला कौन सा है? वो। और दूसरी बात, यहां पे ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो पहला डिस्कवर हुआ था वो कहीं रैंडम कट कर रहा होगा, ये स्पेसिफिक लोकेशन पे कट कर रहा होगा। आप समझ गए अच्छे से? अरे बोलो ना। तो ये आपको यहां पे इतनी बात क्लियर हो गई। तो अब उसके बाद यहां पे नॉमेनक्लेचर की बात की है कि भाई इस्चरिशिया कोलाई इको R1 एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस लेके समझाया गया है कि इस्चरिशिया में से ई जो है, ई मतलब क्या है? इस्चरिशिया, उसका पहला अल्फाबेट, फिर उसके बाद जीनस के 2 अल्फाबेट लेंगे, और फिर उसके बाद स्ट्रेन लिखेंगे, और उसके बाद ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन लिखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इधर देखो, ये देखो, ये वर्ड क्या वर्ड है? देखो, अब ये इंडिकेट द ऑर्डर इन विच द एंजाइम वेयर आइसोलेटेड। क्या वर्ड यूज कर रहे हैं हम लोग? ऑर्डर। अगर मैं वहां पर क्वेश्चन अगर बनाऊंगा, और क्वेश्चन बनाने में मैंने अगर लिख दिया वहां पे ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी, तो आंसर हो जाएगा रॉन्ग, क्योंकि वो किसका ऑर्डर है? वो आइसोलेशन का ऑर्डर है, वो डिस्कवरी नहीं है। वो डिस्कवरी में तो पहली बार डिस्कवर हुआ ना। फिर ये वाली बात आपने याद रखना है। अब यहां पर आपके एनसीईआरटी ने स्पेसिफिक ये बात की है कि जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, जो रेस्ट्रिक्शन साइट को कट करता है ना, उस रेस्ट्रिक्शन साइट का नाम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। क्या नाम है उसका? और वो जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस आपको इको R1 का 100% याद रखना है। GAATTC बोलो। GAATTC। अब देखो, ये अगर 5 प्राइम टू 3 प्राइम ऐसा है, तो अगर मैं इसको लिखूंगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो वो सेम होगा GAATTC। और ऊपर जहां पर उसने कट किया, नीचे भी वहां पर ही कट करेगा। तो देखो यहां पर अब आपको समझ में आ रहा होगा, इधर कट किया, वहां पे। अब ये वाला जो एरो है पुरानी एनसीईआरटी में, ये रॉन्ग है, इधर होना चाहिए वो एरो। नई एनसीईआरटी में चेंज किया है उन्होंने। देखो ना, जी और ए के बीच में कट कर रहा है ना, यहां पे एरो ए के बीच में दिख रहा है, ये रॉन्ग हो गया ना? अरे बोलो ना, रॉन्ग हो गया हो। ठीक है, तो अब आपको समझ में आया। तो यहां पर आप क्या किया है कि डीएनए को इस तरह से कट करके उसने समझाने की कोशिश की है। तो अब ये देखो, ये वेक्टर डीएनए है और ये फॉरेन डीएनए है। इन पे यहां पे कट किया, तो इधर वाला हिस्सा कहां चला गया हमको नहीं पता, इधर वाला हिस्सा कहां चला गया हमको नहीं पता। अब इन दोनों हिस्सों को यहां पर जोड़ा गया है। अब देखो, ये देखो, देखो यहां पर इसको यहां से इधर, और ये इधर वाला जो है ना एंड स्टिकी बन गया, इसको इधर से जोड़ा गया है, और यहां पे फिर इस तरह से बन गया है। अब गौर से सुनो, एक कंसेप्ट समझा रहा हूं मैं आपको। इधर देखो, देखो जब स्टिकी एंड बनते हैं ना, तो स्टिकी एंड बनने की वजह से, वीक हाइड्रोजन बॉन्ड के वजह से वो 2 स्ट्रैंड एक दूसरे के नजदीक आ गए। हाँ, लेकिन जी और ए के बीच में जो कट है ना, वो कट डीएनए लाइगेज आकर जोड़ेगा। कौन आकर जोड़ेगा? वो डीएनए लाइगेज आकर जोड़ेगा। वो डीएनए लाइगेज जोड़ेगा। वो ऑटो सिर्फ वो क्या हो जाएगा, वीक हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से वो एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगे, लेकिन जोड़ने का काम लास्ट में डीएनए लाइगेज करेगा। थोड़ा सा लॉजिकली समझो क्या हो रहा है। कंसीडर करो एक डीएनए है, उसके 2 स्ट्रैंड है, अब कट किया उसने, अब दोनों स्ट्रैंड में स्टिकी एंड नहीं है, तो ये वाला स्ट्रैंड इधर चला जाएगा, दूसरा वाला इधर चला जाएगा। दोनों को पकड़कर जोड़ने में कितनी मुश्किल जाएगी, लेकिन अब ऑलरेडी उन्हें वहां पर आ चुका है, तो डीएनए लाइगेज जो है वो आकर थोड़ा सा जोड़ देगा, तुरंत आसानी से जोड़ पाएगा। क्लियर हो गया?
तो ये बातें अब आपके एनसीईआरटी ने यहाँ पे की है। और यहाँ पे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के लिए एक वर्ड भी लिखा है एनसीईआरटी ने, मलयालम बोलकर, यहाँ पे आपको ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखो अब यहां तक अब ये एक फिगर देखोगे, ये फॉरेन डीएनए है। अब एनसीईआरटी में देखोगे तो ये ब्लू कलर से दिख रहा है आपको। इसमें से हम लोगों ने, हमारा ये डीएनए है, इसको हम लोगों ने लाइगेट किया प्लाज्मिड के साथ में, और देखो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। रिकॉम्बिनेंट डीएनए का दूसरा नाम मैंने क्या बोला था? काइमेरिक डीएनए। और फिर इसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, बैक्टीरिया जब डिवाइड करेंगे तो उसके साथ प्लाज्मिड भी डिवाइड करेगा। क्लियर हुआ? ये बात समझ में आई आपको अच्छे से? अब इसके आगे जो है आपको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस समझाया गया है, वो अब हम लोग अगले वाले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है।